Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफिशिएंसी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The efficiency of a working system tells us what part of the energy can be converted into the required useful form of energy and what part is wasted out of the energy available. इसमें स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि जो एफिशिएंसी है किसी भी वर्किंग सिस्टम की, वो हमें ये बताती है कि जो हमने एनर्जी दी थी किसी भी सिस्टम को, उसका कितना हिस्सा जो है वो यूज़फुली तौर पर कन्वर्ट हो गया है किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, और कितना हिस्सा उसका वेस्ट हुआ है। पीछे हमने स्टूडेंट्स देखा था कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, तो यही कह रहा है कि एफिशिएंसी हमें ये बताती है कि कितना पार्ट जो है एक एनर्जी का दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया और कितना पार्ट जो है वो ज़ाया हो गया है, विच इज़ वेस्टेड आउट ऑफ द एनर्जी अवेलेबल, जो ज़ाया हो गया है। ये बेसिकली हमें जो हमारा सिस्टम है उसकी इफ़ेक्टिवली तौर पर काम करने को बताता है कि एक जो सिस्टम है वो किस कदर यूज़फुल है, यानी कितनी इनपुट एनर्जी को आउटपुट में चेंज कर रहा है, यानी इनपुट लेने के बाद आउटपुट कितनी दे रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि एक जो पंखा है उसको ले लेते हैं कि उसको हम बिजली देते हैं, तो यानी उसको स्विच के साथ अटैच करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम उसको इनपुट दे रहे होते हैं और वो हमें बदले में क्या देता है, वो हमें हवा दे रहा होता है। तो हवा बेसिकली क्या होती है, आउटपुट होती है। लेकिन साथ साथ स्टूडेंट्स देखिए कि उसके अंदर से थोड़ी थोड़ी हीट निकल रही होती है और नॉइस निकल रही होती है। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, यानी हीट भी बगैर एनर्जी के पैदा नहीं हो सकती। आप देखें जब पंखा ज़्यादा चल जाता है तो हम उसको टच करते हैं तो थोड़ा थोड़ा गर्म फील होता है, या जो पंखा चलता होता है तो हल्की हल्की नॉइस भी आ रही होती है। तो जो नॉइस और हीट होती हैं वो बगैर एनर्जी के प्रोड्यूस नहीं हो सकती। सो एनर्जी का थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो इन चीज़ों के अंदर वेस्ट हो गया है, सो इनको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, वेस्ट एनर्जी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो हमें ये बताती है कि एनर्जी का कितना हिस्सा फ़ायदेमंद काम में लगा है और कितना हिस्सा वेस्ट हुआ है। दी अवेलेबल एनर्जी फॉर कन्वर्जन इज़ यूजुअली कॉल्ड द इनपुट एनर्जी, यानी जो एनर्जी हम देते हैं किसी भी सिस्टम को काम करवाने के लिए, वो क्या कहलाती है, इनपुट एनर्जी। एंड द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू रिक्वायर्ड फॉर्म, और जो एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में जितनी चेंज होती है हम उसे कहते हैं आउटपुट एनर्जी। जैसे हमने ऊपर फ़ैन की एग्जांपल ली कि एक फ़ैन है, हम उसको इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट दे रहा होता है। तो हम उसको इनपुट देते हैं यानी हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं और वो हमें हवा देता है, तो हवा क्या होगा, वो आउटपुट होगी। दी एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ डिफाइंड एज, यहाँ पे वो एफिशिएंसी की डेफिनेशन बताने लगा है कि एफिशिएंसी क्या होती है। द रेशो ऑफ द यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम। यहाँ पे फार्मूला कह रहा है कि जो किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसको इस तरह से बयान किया जा सकता है कि आउटपुट एनर्जी को अगर हम टोटल इनपुट एनर्जी के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी, और साथ में इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा, लेकिन वो परसेंटेज एफिशिएंसी में हम करेंगे। स्टूडेंट, ये बेसिक फार्मूला है, आपने याद रखना है कि यूज़फुल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी, ये फार्मूला जो है ये एफिशिएंसी का है। ये एक हमें रेशो बताता है। बेसिकली ये फार्मूला हमें एक रेशो बताता है, यानी हम देखते हैं कि आउट ऑफ टोटल इनपुट हाउ मच इनपुट इज़ यूज़फुल, यानी कि टोटल जो हमने इनपुट दिया था उसके अंदर से कितना हिस्सा यूज़फुल रहा है हमारे लिए। मिसाल के तौर पर अगर हम 200 जॉल देते हैं तो हमें 100 जॉल का फ़ायदा मिलता है, तो बाकी जो हम देखेंगे कि कितना हमारा लॉस हुआ है, एनर्जी कितनी वेस्ट हुई है। तो इसकी मदद से बेसिकली हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना हमें फ़ायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। एफिशिएंसी इज़ ऑफन मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गिव परसेंटेज एफिशिएंसी, कहता है कि ये एफिशिएंसी का फार्मूला था बेसिक, और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला आ जाएगा। तो फिर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यूजफुल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टूडेंट्स, ये 100 क्यों साथ में लगाया जाता है, यहाँ पे बहुत सिंपल पॉइंट है कि रेशो को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए हम इसके साथ परसेंटेज में इसको चेंज कर लेते हैं। जैसा एग्ज़ाम में होता है, एग्ज़ाम में मार्क्स होते हैं और 100 में से जैसे 80 आए तो हम उसे कहते हैं कि 80% मार्क्स। इसी तरह मशीन की जो एफिशिएंसी होती है उसको भी परसेंटेज फॉर्म में ज़्यादा इजीली समझ आ सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है ये इतने परसेंट एफिशिएंट है। परसेंटेज के बगैर उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना या समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि एक पंप है, उसने 200 जॉल में से 100 जॉल जो है उसको यूज़ किया है, तो हम क्या लिखेंगे, 120 ऊपर लिखेंगे और 200 को नीचे डिवाइड करेंगे और साथ कर देंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि जो पंप है वो 60% हमें आउटपुट दे रहा है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो ये हम कहेंगे कि जो ये पंप है वो 60% एफिशिएंट है, यानी वो 60% हमें इनपुट को आउटपुट दे रहा है, बाकी जो 40% है वो
एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। तो इसके नतीजे में हम किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है या उसकी वो कितना हमारे लिए यूज़फुल है या कितनी वो इफेक्टिवली तौर पर वर्क कर रहा है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ फाउंड दैट द एनर्जी आउटपुट इज़ ऑलवेज लेस दैन द एनर्जी इनपुट। कहता है कि ये देखा गया है कि जो एनर्जी हम किसी भी सिस्टम को देते हैं वो जो यानी जो भी एनर्जी हम किसी इनपुट को किसी भी सिस्टम को देते हैं और आउटपुट जो निकलता है वो हमेशा इनपुट से कम ही आता है। क्यों ऐसा होता है आगे बता रहा है कि ड्यूरिंग एनी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी सम एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। कहता है कि कोई भी अगर कन्वर्जन होगी एनर्जी एक फार्म से दूसरी फार्म में आएगी, वो कोई भी फार्म हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल फार्म हो सकती है, वो यानी अगर हमने पीछे देखा था कि कितने सोर्सेज हैं, कभी एनर्जी सोलर से इलेक्ट्रिसिटी में जा रही है, कभी एनर्जी वाटर फार्म से जा रही है और कभी एनर्जी जो है टाइड्स से वेव्स से, इस तरह डिफरेंट फार्म्स हो सकती हैं। सो एनर्जी जिस भी फॉर्म में जाएगी तो उसमें से जो हीट होगी वो ज़रूर और ज़रूर वो वेस्ट होगी। आप जिस मर्जी सिस्टम में देख लें कि जो हीट होती है वो ज़रूर जो है ज़ाया हो रही होती है किसी भी सिस्टम के अंदर। जैसे ये मोबाइल चार्जिंग हो रहा हो तो मोबाइल की जो पिछली बॉडी होती है वो गर्म हो जाती है, या इसी तरह लैपटॉप होता है या कोई भी कार है, जो भी सिस्टम अगर ज़्यादा वर्क करेगा, ज़्यादा वो आउटपुट हमें देगा या ज़्यादा इनपुट दिखाएगा तो उसकी जो बॉडी होगी वो गर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर वो वर्क कर रहा है तो उसके साथ कोई और भी एनर्जी किसी सूरत में वेस्ट हो रही है, उसे क्या कहेंगे, हीट एनर्जी के तौर पर वो वेस्ट हो रही है। ये फ्रिक्शन की वजह से होता है और रेजिस्टेंस की वजह से होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नो डिवाइस हैज़ येट बीन इन्वेंटेड दैट मे कन्वर्ट ऑल द इनपुट एनर्जी इनटू रिक्वायर्ड आउटपुट। कहते हैं आज तक कोई भी ऐसी डिवाइस जो है वो इन्वेंटेड नहीं हुई, इजाद नहीं की, दैट मे कन्वर्ट जो कि चेंज कर दे ऑल द इनपुट इनटू आउटपुट। कहता है कि आज तक कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी ऐसी मशीन जो है वो देखने में नहीं आई जो क्या करे, सारी इनपुट को आउटपुट के अंदर चेंज कर दे। दैट इज़ वाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100%। इसीलिए कहता है किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है वो 100% कभी भी नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, ये गोल्डन पॉइंट है कि जो 100% एफिशिएंसी इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ के। 100% जो एफिशिएंसी है वो पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ के अंदर। हम जितनी मर्जी भी एडवांस्ड मशीन्स को यूज़ कर लें या कि जितनी मर्जी उनके अंदर टेक्नोलॉजी को हाई कर लें, इनमें से हमेशा थोड़ी बहुत जो एनर्जी है वो वेस्ट होनी ही होनी है, क्योंकि कभी भी 100% जो इनपुट है वो आउटपुट में नहीं जाएगी। इसलिए कहता है कि कोई भी जो सिस्टम होता है, कोई भी रियल मशीन जो होती है 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। और अगर कोई मशीन ये दावा करे भी कि वो 100% एफिशिएंट है तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकली फॉल्स होगा, क्योंकि ऐसा रियल में इम्पॉसिबल है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, as the energy losses are inevitable in the working of the machine, hence an ideal and perpetual machine cannot be constructed। कहता है कि जो एनर्जी जो लॉस होनी है और इनएविटेबल के वो लाजमी है, यानी उसका ज़ाया होना लाजमी है, वो ज़ाया होनी ही होनी है किसी भी मशीन के अंदर। सो इसलिए वो कहता है कि एक आइडियल और हमेशा रहने वाली मशीन, परपेचुअल मशीन होती है, हमेशा रहने वाली मशीन, उसको बनाया नहीं जा सकता, कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, उसको याद रखें कि जो एक आइडियल मशीन होती है या जो परपेचुअल मोशन मशीन होती है, ये वो होती है जो बगैर किसी एनर्जी लॉस के हमेशा वर्क करती ही रहे, यानी उसके अंदर कोई भी एनर्जी लॉस ना हो, कोई भी उसके अंदर जो रुकावट है वो ना आए, जो रेजिस्टेंस ना आए जिसकी वजह से हीट लॉस होती है या एनर्जी नॉइस की सूरत में या लाइट की सूरत में वेस्ट होती है, वो ना हो, बल्कि वो हमेशा किसी लॉस के बगैर वर्क करती रहे। ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये सिर्फ जो है एक इमेजिनेशन हो सकती है कि इंसान इसको सिर्फ इमेजिन कर सकता है कि ऐसी मशीन हो सकती है, जबकि रियल लाइफ में ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि रियल लाइफ में हमेशा फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी थोड़ी बहुत नॉइस के अंदर या थोड़ी बहुत लाइट के अंदर और हीट की सूरत में हमेशा हमेशा वो उसने ज़ाया होना ही होता है। सो ऐसी मशीन के जिसके अंदर कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो वो इम्पॉसिबल होती है। जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं या जस्ट हाँ एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख सकते हैं, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी। तो आगे उसने परपेचुअल एनर्जी मशीन्स को हमें डिटेल में बताया है कि उसको देख लेते हैं कि ये क्या है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि परपेचुअल एनर्जी मशीन वो होती है जो हमेशा काम करती रहे बगैर किसी एनर्जी लॉस के, हमेशा चलती रहे, कभी भी ना रुके और जो अपनी एनर्जी है वो खुद ही पैदा करे और खुद ही इस्तेमाल भी करे। लेकिन ये जो है हमें पता है कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसको जो है हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में जो रेजिस्टेंस है या जो रुकावटें हैं वो होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। सो इसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं और सिर्फ इसको हम एक आइडिया के तौर पर सोच सकते हैं। इट इज़ हाइपोथेटिकल
हाइपोथेटिकल मशीन दैट कैन डू वर्क इंडेफिनेटली विदाउट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। कहता है कि ये जो जो परपेचुअल मशीन जो एनर्जी मशीन्स होती हैं ये एक फ़र्ज़ी मशीन है। हाइपोथेटिकल यानी एक फ़र्ज़ी है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर, हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है या हमने खुद एक इमेजिन किया है कि ऐसी मशीन होनी चाहिए या ऐसी मशीन है ये जो परपेचुअल एनर्जी मशीन है जो कि वर्क कर सकती है बगैर किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की, यानी इसको कोई भी अगर एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी ना दे तो फिर भी ये वर्क कर सकती है। यानी कि ये जो मशीन है ये ऐसी मशीन है जो एनर्जी खुद क्रिएट करेगी और खुद ही यूज़ करेगी। लेकिन ये सिर्फ इमेजिनेशन है। फिज़िक्स के असूल के मुताबिक जो है कोई भी इंडेफिनिटली मशीन यानी हमेशा के लिए एनर्जी पैदा करने वाली मशीन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ना ही कोई ऐसा कर सकता है। ये मशीन एक ऐसी चीज़ है जिसको वर्क करने के लिए इनपुट लेना ही पड़ता है। तो ऐसी मशीन जो है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। A perpetual machine would have to generate more energy than it consumes। इसमें वो कह रहा है कि जो एक परपेचुअल मशीन है वो इतनी ज़्यादा तवानाई को वो क्या कहता है जनरेट करता है कि जितनी वो इस्तेमाल करती है, दैन इट कंज्यूम, यानी उतनी जो एनर्जी को पैदा कर सकता है कि जितनी वो इस्तेमाल भी नहीं करता। यानी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया कि इफेक्टिवली प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया कि कुछ नहीं से जो है तवानाई बना रही है, यानी उसको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है लेकिन फिर भी वो एनर्जी बनाई जा रही है, जो कि इम्पॉसिबल है। रियल लाइफ में ये पॉसिबल है नहीं, ये नामुमकिन है, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। यानी अगर किसी मशीन को हम कुछ भी ना दें तो वो एनर्जी पैदा करती रहे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एनर्जी फ्रॉम नथिंग क्रिएट कर रही है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन के यही खिलाफ है ये कि एनर्जी जो दी नहीं जा रही बल्कि प्रोड्यूस की जा रही है, ना ही वो ख़त्म हो रही है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है। तो इसलिए ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। इन एनी रियल मैकेनिकल सिस्टम सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट ड्यू टू द फ्रिक्शन। कहता है कि रियल लाइफ में या रियल मशीनों में क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो एनर्जी होती है वो हमारे पास हीट की सूरत में ज़रूर लॉस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, रुकावट की वजह से, मशीन के टुकड़ों के दरमियान थोड़ी बहुत रुकावट होती है जिसकी वजह से जो हीट होती है वो जो एनर्जी होती है वो हीट की सूरत में लॉस हो। जैसा कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये देखिए हीट जो है ये गाड़ी का इंजन है उसके अंदर से लॉस हो रही है, हीट की सूरत में एनर्जी लॉस हो रही है बिटवीन मूविंग पार्ट्स एंड एयर रेजिस्टेंस। यानी कि एयर रेजिस्टेंस और मूविंग पार्ट्स की वजह से के दरमियान जो रुकावट होती है इसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है वो एनर्जी जो है वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यही वजह है कि कोई भी जो मशीन होता है कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती और परपेचुअल एनर्जी मशीन जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। In fact, it is a consequence of the principle of the conservation of energy that is perpetual energy machine is not workable। कहता है कि इनफैक्ट असल में क्या होता है कि ये जो एनर्जी का जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसका नतीजा है कि जो परपेचुअल एनर्जी मशीन है वो काबिल अमल नहीं है, इज़ नॉट वर्केबल, वो काबिल अमल नहीं है। यानी कि जो फिज़िक्स का जो एक बेसिक लॉ जो है वो ये कहता है कि एनर्जी जो है वो एक सिर्फ क्या हो सकती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले लॉ में कि एनर्जी जो है ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको बिल्कुल से ख़त्म किया जा सकता है, वैनिश किया जा सकता है, बल्कि उसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ तो वो बिल्कुल कह रहा है कि कुछ भी नहीं है और हमने एनर्जी प्रोड्यूस करी, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कि अगर कोई कहे कि इस मशीन ने ये एक ऐसी मशीन है जिसे हम एनर्जी ना भी दे तो ये मशीन जो है एनर्जी बनाती रहेगी हमेशा तक के लिए, तो ये तो एक खुद को भी पता है कि ऐसा जो है रियलिटी में कभी भी नहीं हो सकता। तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो भी इस बात को कबूल नहीं करता कि ऐसी मशीन जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको परपेचुअल एनर्जी मशीन वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, आप उसको ऐसे ही समझ लें कि ये एक ख्याली पुलाव है, नेशन है, हम इमेजिनेशन करते जा रहे हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आगे लास्ट पे उसने हमें एक एग्जाम्पल दी है, उसको देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है। इसमें उसने कहा है कि जो एक ब्लॉक है उसका वज़न कितना है, 120 न्यूटन उसका वज़न है और उस ब्लॉक को 100 न्यूटन की फ़ोर्स के साथ 100 न्यूटन की फ़ोर्स के साथ उसको 10 मीटर की ऊंचाई तक उसको खींच के लेके जा रहा है। तो कहता है कि अगर जो है वो ढलवान जो है वो कितनी लंबी होगी, यानी उसकी लेंथ कितनी होगी, 20 मीटर। तो फिर उसकी एफिशिएंसी को आप फाइंड आउट कीजिए।
फ्रेंड्स यहाँ पे उसने हमें डाटा कौन सा प्रोवाइड किया है, कहता है कि उसका जो वज़न है वो 120 है, फ़ोर्स उसकी कितनी है 100 न्यूटन है, और उसका जो फ़ासला उसने तय किया है एस वो कितना है 20 मीटर है, और जो उसकी हाइट है जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है 10 मीटर है। तो उसकी हमने एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, यूज़फुल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी। यानी इनपुट यहाँ पे वो होगी जो हमने ब्लॉक को यहाँ ज़मीन से उठाया और हम ऊपर लेके गए, हमने जो वर्क किया यानी जो हमने उस ब्लॉक को एनर्जी दी वो क्या होगी, इनपुट होगी। और जब हम उसको हाइट पर लेके गए तो उसके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो एनर्जी स्टोर होगी एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो एनर्जी हमें गेन हुई एज अ पोटेंशियल एनर्जी की शेप में, तो उसे कहेंगे आउटपुट। और जो एनर्जी हमने यहाँ से उठाकर उसको यहाँ तक लेके जाने में सर्व किया, अपना वर्क दिया, अपनी फोर्स हमने दी और इतना फासला तय करके गए, उसे कहेंगे इनपुट। अब स्टूडेंट्स देखिए कि आउटपुट के अंदर क्या आएगा, यूज़फुल आउटपुट एनर्जी के अंदर क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड, यानी कि उस बॉडी ने कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को गेन किया है, वो किसके इक्वल होगी, डब्ल्यू और एच के। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, डब्ल्यू एच के। ये हमने पीछे फार्मूला भी पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू एच। अब स्टूडेंट्स डब्ल्यू से मुराद इसका वेट है, और हमने वेट पढ़ा कि कितना है इसका 120 न्यूटन है, और एच से मुराद क्या है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है जो किसी भी बॉडी पे की हाइट की वजह से होता है। तो ये 10 होगा, जब 120 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1200। और स्टूडेंट्स ये देखिए हमने आउटपुट जो है वो फाइंड कर लिया है। अब हम इनपुट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनपुट क्या था, इनपुट वो एनर्जी थी जो हमने ब्लॉक को ड्रैग करने में या ब्लॉक को धकेलने के लिए यूज़ की थी, यानी कि वो हमारी अपनी एनर्जी थी। हमने अपनी एनर्जी कैसे ली, यानी हमने उस ब्लॉक के ऊपर वर्क किया। वर्क के से क्या मुराद है, यानी ये ग्रेविटेशन एनर्जी लग रही थी और हम इस ब्लॉक को ग्रेविटेशन एनर्जी के खिलाफ उसको अगेंस्ट लेके गए हैं ऊपर धकेल कर, तो हमने उसको अपनी फोर्स दी। और वर्क का हम जानते हैं क्या फार्मूला है, वर्क इज इक्वल टू एफ ज़रब एस। ये देखिए यहाँ पे है दिया हुआ है, और फोर्स हमने कितनी लगाई उस बॉडी को ड्रैग करने में, वो यहाँ उसने बताई हुई है गिवन डाटा में, वो है 100। और हमने कितना फासला तय किया 20 मीटर। सो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 2000। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने आउटपुट की वैल्यू निकाली थी 1200 और इनपुट की निकाली हमने 2000। तो जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और साथ में इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 60%। 60% जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। यानी कि 60% जो है इस सिस्टम की, टोटल सिस्टम की जो एफिशिएंसी होगी वो 60% होगी। और इसके अंदर से जो 40% है वो हमारे पास एनर्जी जो है वेस्ट हो गई है। वो किसी भी सूरत में हो सकती है, हीट की सूरत में, साउंड की सूरत में, या कोई भी और सूरत हो सकती है। तो 60% इस टोटल सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी मौजूद है। अब स्टूडेंट्स देखिए कि यहाँ पर उसने सिर्फ हमें कहा है कि कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। अब यहाँ हमने एफिशिएंसी के दो फार्मूला पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था 100 के बगैर और एक हमने पढ़ा था 100 के साथ। जब भी वो किसी न्यूमेरिकल के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर, या किसी भी सवाल के अंदर हमें उसके बारे में पूछेगा कि इसकी एफिशिएंसी को फाइंड आउट करें, तो तब हमने जो 100 के साथ वाला फार्मूला है वो लगाना होगा, 100 के बगैर वाला नहीं लगाना। क्योंकि अगर 100 के बगैर वाला लगाएंगे तो हमारे पास परसेंटेज नहीं आएगी, और एफिशिएंसी को जो हमने फाइंड आउट करना है वो परसेंटेज के साथ करना है। सो परसेंटेज के साथ तभी हमारा आंसर आएगा जब हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने एफिशिएंसी को देखा, उसके फार्मूले को, उसकी डेफिनेशन को देखा और उसके रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा। उसके बाद हमने देखा कि परपेचुअल एनर्जी मशीन्स क्या होती हैं, उसके कॉन्सेप्ट को देखा और एग्जाम्पल को सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट अच्छा सा कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये हमारा आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।